भारतीय जनता पार्टी ने अभी पश्चिम बंगाल में सत्ता ग्रहण भी नहीं किया है और बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। खुलकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मारा जा रहा है। कई जगह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। मगर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं ये खौफनाक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के नेता समीर पांजा को बुरी तरह से मारा जा रहा है। बुरी तरह से मारा जा रहा है। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां सुरक्षा बल वहां पर खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मार रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इन्होंने सत्ता ग्रहण भी नहीं की है। राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने अब बंगाल के चुनावी नतीजों पर अपनी टिप्पणी दी है और इसे वोट चोरी करार दिया है। देर आए दुरुस्त आए राहुल जी, क्योंकि ये वो राहुल गांधी हैं जो जब दिल्ली में इसी तरह से वोट चोरी का आरोप केजरीवाल लगाते हैं तो खामोश रहते हैं। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही थी, उस पर वो खामोश रहे। उल्टा राहुल गांधी ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे थे। चलिए वो समझा जा सकता है क्योंकि आपका मुकाबला था, मगर राहुल गांधी को भी पता होना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर आपको अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अभी हार मानने नहीं वाली हैं दोस्तों। वो एक फाइटर हैं, वो लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि हमसे ये चुनाव चोरी किया गया है। कम से कम 100 सीटें चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने चुराई हैं। सबसे पहले खुद ममता बनर्जी ये आरोप लगाती हैं कि उन पर मारपीट की गई, उन्हें मारा गया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. टच करबेन ना। दोस्तों इसी मंच पर कल मैंने आपको बताया था कि अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी में गलती से लाइव में यह चर्चा हो गई कि 147 सीटों में कम से कम 82 से 90 सीटें ऐसी हैं। ये 147 वो सीटें हैं जहां पर एसआईआर के जरिए कम से कम 25-25 हजार वोट्स काटे गए और उन 147 में से 82 सीटों पर भाजपा जीत रही है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अंबानी के न्यूज चैनल के वेबसाइट पे इस आर्टिकल की तरफ। जानते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में 12 लाख वोट्स का अंतर है, 5% वोटों का अंतर है, सिर्फ 12 लाख। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि 27 लाख ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया जो इससे पहले वोट देते रहे थे, लगातार देते रहे थे, जिनके पास पहचान पत्र था। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई से मना कर दिया था। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह न्यूज 18 का यह आर्टिकल कह रहा है। इसलिए ममता बनर्जी कह रही है यह वोट चोरी है और वो हार नहीं मानेंगी। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। From there, only one-sided. Even they didn't allow me to issue the CRP. ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে CRP এর সামনে, আর পুরো বাইরের গুণ ভর্তি করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট, আমাকে ইলেকশন ঢুকতে হয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. আমরা কমপ্লেন টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি। ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock.
the RO. I complained DO. I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me to see my you see my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে। SIR থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট EVM মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে যারা জিতেছে তাদের লুট 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 मगर आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चिंतित करने वाली बात है वो है हिंसा। जी हां, हिंसा। शुभेंदु अधिकारी खुलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो हिंदुओं ने वोट दिया और मैं हिंदुओं के लिए ही काम करूंगा। एक व्यक्ति जो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, एक व्यक्ति जिसे संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री ना भी बने तो आप विधायक तो हैं। यह व्यक्ति खुलकर कह रहा है कि मैं हिंदुओं के लिए ही काम करूंगा। इसमें हिंदुओं को खुश होने की जरूरत नहीं है। जब आप एक तबके को, 32% तबके को हाशिए पर रखेंगे तो आप समाज को कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ ढकेलेंगे, अशांति की तरफ ढकेलेंगे। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है या हो सकता है, वो इस तरह की हरकतें या इस तरह की बातें नहीं कह सकता। सुनिए उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इस बार मैं लगभग 10,000 वोटों से चुनाव जीता हूं। नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया। वहां पूरा मुस्लिम वोट टीएमसी को गया। मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी। यह भ्रष्ट परिवारवादी पार्टी है जिसके पास कोई विचारधारा नहीं है। हम वही काम करेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र में कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार गारंटी दी, हम उसे पूरा करेंगे। इंतजार कीजिए उन्होंने क्या कहा अपनी जीत के बाद, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जैसे मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। वो कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं। क्या कहते हैं राहुल गांधी, गौर फरमाएं। असम और बंगाल साफ उदाहरण है कि बीजेपी ने चुनाव ईसी यानी चुनाव आयोग के समर्थन से चुरा लिया। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। यह तरीका हम पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्थाएं चोरी, और अब चारा ही क्या है। मगर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक, जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चुनाव के बाद की हिंसा। और अभी तो पहला ही दिन था, यानी कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे तब हिंसा की इतनी तस्वीरें, इतने वीडियो सामने उभर कर आ रहे थे। समीर पांजा का वो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। कई वीडियोस मैंने देखा कि पोलिंग बूथ के बाहर और अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। मैंने आपको इसी मंच पर कूच बिहार की तस्वीरें दिखाई, मैंने आपको 24 परगना की तस्वीरें दिखाई, मैंने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पर टीएमसी के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या एक राज्य को इसी तरह से हिंसा में दफन होना चाहिए? खासतौर से तब जबकि विजेता पार्टी के जीत के तरीकों पर सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आचरण पर सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग के आचरण पर सवाल उठ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री बंगाल के। सुना जाए। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू
सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। ममता बनर्जी यहाँ आई थी, आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। हाँ, मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूज वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ, मैं तो फोन अलाउ नहीं था इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है, नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। फिर से देखिए दोस्तों, न्यूज 18 के इस आर्टिकल पर 4% का अंतर, करीब 12 लाख वोट्स का अंतर, और जैसे कि आप जानते हैं 91 लाख वोटर्स को हटाया गया था। इनमें से 27 लाख वोटर्स वो थे जो इससे पहले वोट देते रहे हैं, जिनके पास आई कार्ड्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाद में सुनवाई करेंगे। यह बयान था जस्टिस सूर्यकांत का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब जबकि इन 27 लाख वोटर्स की सुनवाई होगी और अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि ये वाजिब वोटर्स हैं, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या ये चुनाव फिर भी वाजिब रहेंगे? बताइए। 27 लाख वोटर्स की अपील सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया था। इन चुनावी नतीजों में साफ तौर पर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग को कटघरे में तो रख रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस तमाशे को देखते रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उन 27 लाख वोटर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। आप जानते हैं एक्सिस माई इंडिया के जो प्रदीप गुप्ता हैं, जी हां, उन्होंने कहा था कि कम से कम 70 से 80 सीटों को भाजपा ने आइडेंटिफाई किया और उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की। प्रदीप गुप्ता यह नहीं बता रहे हैं कि एसआईआर के जरिए उन सीट्स पर क्या मेहनत की गई है। यह हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं, यह हमारे पत्रकार हैं, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, कभी कभी मेरा मन होता है कि राजनीतिक खबरों पर आपके सामने शोज ना करूं, कार्यक्रम ना करूं, क्योंकि मुझे चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया कई बार ये सब बहुत बेमानी लगती है, इसके कोई मायने नहीं लगते। क्योंकि जब सिस्टम पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका हुआ हो, जब एजेंसीज बीजेपी के लिए काम करती हों, जब डीलिमिटेशन जैसी प्रक्रिया भी इस तरह से कराई जाती हो जिसके जरिए भाजपा को फायदा हो, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो असम हो, तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रक्रिया में आपकी दिलचस्पी कैसे बनी रहेगी। सच बताता हूं दोस्तों, कभी कभी मेरा मन होता है कि राजनीतिक खबरों पर कार्यक्रम करना छोड़ दूं, क्योंकि जो हो रहा है इस देश में वो कल्पना से भी विचित्र है। लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया गया है। मगर क्या किया जाए दोस्तों, किसी ना किसी को तो विष का प्याला पीना पड़ेगा ना।
और अपनी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं ये तमाम मुद्दे आपके सामने लाता हूं, आगे भी लाता रहूंगा। ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।